हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2018, 2023 और JEE मेन का एक 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह तीनों क्वेश्चन को आप एक सिंगल फार्मूला के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। और यह जो क्वेश्चन है यह केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर NCERT से उठाया हुआ डायरेक्ट पोर्शन है। तो आपको सिंगल फार्मूला यूज होगा और यह फार्मूला आपका डायरेक्ट NCERT में दिया हुआ है और इस फार्मूला को हम लोग विथ डेरिवेशन स्टडी करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द मोलर सॉलिडिटी ऑफ ए स्पेशली सॉल्युबल सॉल्ट, और ये हमारा सॉल्ट कैसा है, इसमें मोनोमेटल का कटायन है और यहाँ पर अनायन भी आपका क्या है, मोनोवैलेंट है। ठीक है, तो M+X- है। तो इस तरह के सॉल्ट के ऊपर अगर आप पीएच चेंज करेंगे, मतलब एसिडिटी को चेंज करेंगे, तो उसकी सॉलिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर ये पार्ट को हम लोग NCERT में डायरेक्ट देखना चाहें तो NCERT के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम के एकदम एंड वाले पोर्शन में अगर आप देखिएगा ना, तो वहां पर कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉलिडिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिडिटी ऑफ सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स लाइक फॉस्फेट इंक्रीजेज ऑन लोअरिंग ऑफ पीएच। तो यहाँ पर एक MX सॉल्ट के बारे में लिया गया था और उसका ये डेरिवेशन करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसके बेसिस पर इसका जो सॉलिडिटी का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, जिसमें H+ का पार्ट इन्वॉल्व है, तो यही जो फार्मूला है, इसी फार्मूला को हमें अंडरस्टैंड करना है और इसके बेसिस पर हम लोग IIT के 2 साल के क्वेश्चन और JEE मेन का 1 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस स्टेप को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ पर क्या था, ये आपका तो ये नॉर्मल सॉल्ट था और सॉल्ट का सॉलिडिटी का इक्विलिब्रियम लिखा हुआ था, जिसका सॉलिडिटी प्रोडक्ट का वैल्यू ये था। ठीक है, ये था आपका जब आपका आपने पीएच का इफेक्ट नहीं कंसीडर किया है तब। लेकिन जैसे ही यहाँ पर H+ आयन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ये X- क्या है ना, ये बेस है, ये कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड HX का ये कंजुगेट बेस है। तो ये क्या करेगा ना, ये H+ के साथ कंबाइन कर जाएगा और ये HX दे देगा। ठीक है, ये वीक एसिड दे देगा। और यहाँ पर इस को अगर आप देखिए तो ये हम लोगों ने वीक एसिड की डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम को अपोजिट डायरेक्शन में लिखा है। यहाँ पर हमने वीक एसिड को फॉर्म करते हुए बनाया है, तो हम लोगों ने क्या किया है ना, ये HX का जो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम था उसको हम लोगों ने इन्वर्ट करके लिखा है। तो यहाँ पर देखिए कि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा कि 1/K ऑफ HX होगा। ये K किसका है, ये वीक एसिड का है। क्योंकि हम लोगों ने इस इक्विलिब्रियम को अपोजिट में लिखा है, इसलिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ये ऐसा लिखना पड़ेगा। और K इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो ये हम लोग ऐसा इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या होगा ना कि स्टार्ट में ये जब सॉल्ट डिसोसिएट हुआ होगा तो इससे S बना होगा और ये भी S बना होगा। लेकिन इसका S मोलर का X- का S मोलर का कुछ पार्ट क्या हुआ है कि वो क्या हुआ, H+ के साथ कंबाइन हो गया, X पार्ट कंबाइन हो गया। और कंबाइन होने के बाद आपका एसिड कितना बचा रह गया, ये H+ बचा रह गया है ना, कुछ बचा हुआ है। बची हुई अमाउंट को मैंने H+ एट इक्विलिब्रियम लिखा है। ठीक है, और ये कितना बन गया, X बन गया। तो ये जो X- का जो कंसंट्रेशन है ना, वो क्या हो गया, घट गया, S से घट कर क्या हो गया, S- X हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट अगर पूछना चाहूँ कि यहाँ पर जैसे ही आप एसिड का अमाउंट बढ़ाएंगे, H+ का अमाउंट बढ़ाएंगे, तो ये ज्यादा X- से कंबाइन करेगा, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा घटेगा। ये वाला जैसे ही घटेगा, आप H+ को बढ़ा रहे हैं तो ये वाला क्या हो रहा है, X- घट रहा है। X- जैसे ही घटेगा तो ये रिएक्शन कहाँ आएगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, Ksp कांस्टेंट होता है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लीच एटलस प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिएक्शन जो होता है वो किसी भी चेंज को नलीफाई करना चाहता है। तो अगर आप H+ ऐड किए जो कि X- के कंसेंट को कम करेगा, अगर ये पार्ट कम हो गया तो क्या होगा, ये ओवरऑल इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, जिससे X- का कंसेंट फिर से वापस सस्टेन हो जाए। ठीक है, तो इसके बेसिस पर ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा रिवाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर द मोलर सॉलिडिटी, ये आपका रिवाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर मोलर सॉलिडिटी आएगा। अगर ये वाले पार्ट को अगर आप कंसीडर नहीं करते हैं तो इसके बेस पर आप क्या लिख देते हैं, ये S × S दोनों इक्वल अमाउंट में बनता और वो Ksp के बराबर होता। यहाँ से आप क्या लिखते हैं, S = स्क्वायर रूट ऑफ Ksp, ये आपका एक्सप्रेशन होता मोलर सॉलिडिटी का। लेकिन यहाँ पर H+ के इफेक्ट के कारण मोलर सॉलिडिटी का जो एक्सप्रेशन है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो इस डेरिवेशन को हमें एक बार समझना है। तो आइए इसे हम लोग फिर से एक बार समझते हैं, ये कैसे डेरिवेशन निकाला गया है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों इक्विलिब्रियम को लिखा है क्योंकि ये जो दोनों इक्विलिब्रियम हैं वो क्या होगा, सेम कंटेनर के अंदर है। तो इसी के अंदर H प्लस आयन भी प्रेजेंट है जो X माइनस से कंबाइन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका अगर हम लोग डेरिवेशन देखें तो यहाँ पर ये KSP का एक्सप्रेशन है, KSP तो कांस्टेंट है तो ये एक्सप्रेशन ठीक है, और ये एसिड के एसोसिएशन को लिखा हुआ है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जो हम लोग 1/k ऑफ HX लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इनिशियली अगर आप देखिएगा तो इनिशियली में क्या होगा, जब MH डिसोसिएट हुआ होगा तो यह एक सॉलिड है, तो इसका कंसेप्ट हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये तो अपीयर नहीं होता है, ओवरऑल केमिकल इक्विलिब्रियम के जो एक्सप्रेशन में ये अपीयर नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे नहीं लिखेंगे। तो ये दोनों स्टार्ट में तो इक्वल इक्वल अमाउंट बना होगा, और ये जो इक्वल अमाउंट बना है वह अभी भी इक्वल है, यहीं पर X माइनस भी वही है, यही X माइनस तो यहाँ पर भी है, और ये अभी H प्लस से कंबाइन नहीं किया है, H प्लस से कंबाइन नहीं किया है और HX अभी नहीं बना है। तो ये हम लोगों ने इनिशियल कंडीशन लिख दिया, और इनिशियल के बाद जब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, S में से कुछ X पार्ट कंबाइन कर लेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि स्टार्ट में बीटा रहा था, बीटा में मान रहा हूँ कि बीटा का मोलर था, उसमें से क्या हो गया, ये बीटा माइनस X चला गया, और बाद में कितना बचा रह गया, वो X ये इक्विलिब्रियम पर बचा रह गया, ठीक है। और ये कितना बन गया, ये X बन गया। तो ये मैंने फाइनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिख दिया। यहाँ पर क्या हुआ है, X माइनस क्या हुआ है, H प्लस से कंबाइन कर लिया। तो यही तो X माइनस जो है ना, यही X माइनस तो आपका सेम कंटेनर के अंदर है, तो ये अगर X माइनस घट गया तो सेम पार्ट तो यहाँ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन को देखिए तो M प्लस का तो कंजम्पशन चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी मोलर सॉलिडिटी के बराबर है जो कि S मोलर है, लेकिन X क्या होगा, ये एसिड से कंबाइन करने के कारण, H प्लस से कंबाइन के कारण इसका कंजम्पशन घट गया है, ठीक है। ये यही हमारा ये इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन है, और हमारे पास दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम लोग ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो M प्लस का कंजम्पशन को हम लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, और X माइनस का जो कंजम्पशन है वो क्या है, S माइनस X है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पर का कंजम्पशन हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करें तो HX का कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम कितना है, ये X है, ठीक है। तो H प्लस का कंजम्पशन तो हम लोग H प्लस ही मान रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर जो बचा हुआ है उसको हम लोग H प्लस इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, ठीक है। तो वो H प्लस है, और X माइनस कितना है, वो S माइनस X है, S माइनस X है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन है और दो अननोन है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है S का वैल्यू निकालना है, मोलर सॉलिडिटी जो S है ना वो हमें निकालना है। सो इफेक्ट ऑफ pH ऑन मोलर सॉलिडिटी S निकालना है हमें। तो दो इक्वेशन दो अननोन, तो यहाँ पर हम लोग इसे सब क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर S इंटू एस माइनस एक्स है, तो यहाँ पर S माइनस एक्स तो दिख रहा है, तो इस इक्वेशन को हम लोग ऊपर नीचे अगर S से मल्टीप्लाई कर दें, S से मल्टीप्लाई कर दें तो ये S इंटू एस माइनस एक्स हो जाएगा, और इस S इंटू एस माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, KSP लिख सकते हैं, क्योंकि इस S इंटू एस माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो KSP लिख सकते हैं, ठीक है, KSP लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग Sx को लिख दें तो Sx को क्या लिख देंगे, Sx इक्वल टू ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H प्लस इंटू KSP अपॉन K ये आपका Sx का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, क्योंकि हम लोग ये इक्वेशन 1 को ऐसा लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो S स्क्वायर माइनस Sx आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो Sx आ गया है उस वैल्यू को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो उस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो KSP इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस Sx का वैल्यू क्या हो गया, H प्लस इंटू KSP अपॉन K, H प्लस इंटू KSP अपॉन K। तो ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस वाले टर्म को आप क्या ले जाइए ना, इस वाले टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, क्योंकि हमें S निकालना है यहाँ पर, तो इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, लेफ्ट हैंड साइड में ले गया तो माइनस से क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी KSP है, यहाँ पर भी KSP है, तो KSP का टर्म आप क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस H प्लस अपॉन K हो जाएगा, ठीक है। तो हमें S स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ गया, और इसी का अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यही आपका सॉलिडिटी है, तो ये आपका रिवाइव सॉलिडिटी है, यही एक्सप्रेशन आपको फाइनली याद रखना है। तो यहाँ पर अगर आप H प्लस के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये सॉलिडिटी क्या होगा, ओवरऑल बढ़ेगा, ठीक है। तो वो जो H प्लस है वो X माइनस से कंबाइन करेगा, X माइनस से कंबाइन करके इसके अमाउंट को घटाएगा, तो आपने H प्लस को बढ़ाया है, H प्लस के अमाउंट को बढ़ाया है, तो X माइनस क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर का ये घटेगा, ये घटेगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि लीच प्रिंसिपल उसको कंपनसेट करना चाहेगा। तो हम लोगों ने ये डेरिवेशन कर लिया है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप याद रखेंगे ना तो ये आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अच्छा, इसी का ना एक अल्टरनेट डेरिवेशन मैं आपको और देना चाहूँगा। तो यहाँ पर अगर आप अल्टरनेट डेरिवेशन अगर आप देखें तो अल्टरनेट डेरिवेशन के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सेम ये इक्विलिब्रियम पर के कंसंट्रेशन को मैंने लिख रखा है, जहाँ पर एस क्या है वो सॉलिडिटी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये मैं अल्टरनेट डेरिवेशन आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप यहाँ देखिए ये मोनोवैलेंट कटायन है और मोनोवैलेंट अनायन का ये सॉल्ट है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अगर ये डाईवैलेंट का भी हो जाए ना तो ये वाला डेरिवेशन आपको ज़्यादा यूजफुल होगा उस तरह के एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए। इसलिए मैं आपको फिर से सेम एक्सप्रेशन को अल्टरनेट डेरिवेशन से बता दे रहा हूँ, जो इन जनरल आप किसी किसी बुक में देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर का मैंने सारा एक्सप्रेशन लिख रखा है और सेम दोनों इक्वेशन लिख रखा है। तो ये सेम एग्जैक्टली अप टू दिस पॉइंट है, अर्लियर इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 का ये पॉइंट है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि एक मटेरियल बैलेंस इक्वेशन हम लोग यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो m प्लस का जो अमाउंट है ना, m प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, s है, और ये कितना है x माइनस कितना है, x माइनस का अमाउंट कितना बचा हुआ है अभी इक्विलिब्रियम पर, वो s माइनस x बचा हुआ है, और hx कितना बन गया है, hx कितना बन गया है वो x बन गया है, hx कितना है ये x बन गया। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे ना तो ये देखिए कि s इक्वल टू s। तो ये आपका कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये आपका क्या है मटेरियल बैलेंस का एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अच्छा, मटेरियल बैलेंस की इसको हम लोग समझना चाहें तो यहाँ पर देखिए कि स्टार्ट में तो दोनों इक्वल बना था, स्टार्ट में ये भी एस बना था और ये भी एस बना था, तो स्टार्ट में ये भी एस था ये भी एस था, लेकिन इसका कुछ पार्ट घट गया और ये वाला पार्ट वो बन गया। ठीक है, तो इसलिए ये जो सम तो हमेशा बराबर होगा, ये सम तो हमेशा, ये मटेरियल बैलेंस का जो इक्वेशन है ये तो हमेशा ही इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मटेरियल बैलेंस का इक्वेशन लिखना पड़ता है, और यहाँ पर अगर हम लोग इस मटेरियल बैलेंस का इक्वेशन का यूज करें और यहाँ पर हमें पता है कि AC मोलर सॉलिडिटी है, जो m प्लस का जो कंसंट्रेशन है वही है आपका S है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन का यूज करके इन दोनों टर्म को अगर m प्लस के टर्म में लिख सकते हैं ना, इन दोनों टर्म को आप m प्लस के टर्म में लिख सकते हैं, या x माइनस को अगर आप m प्लस के टर्म में लिख सकते हैं, तो इससे इसके बेस पर हम लोग ये अल्टरनेट वे में डेरिवेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि hx का ये जो वैल्यू है ना, ये मैं इस एक्सप्रेशन से निकालना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप hx क्या लिख सकते हैं, यहाँ से hx लिख देंगे, ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस इंटू एच प्लस अपॉन के, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो hx आ गया ना, इसे आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस hx को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। और यहाँ से हम लोग x माइनस टर्म को कॉमन लेते हैं, क्योंकि x माइनस यहाँ भी है, x माइनस यहाँ भी है, तो x माइनस को जैसे ही आप यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो ये क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस एच प्लस अपॉन के, ये इस तरह ये ब्रैकेट में आ जाएगा। और यहाँ से x माइनस को आप क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये इधर जाकर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस का कैंसिल आप लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा ना कि हम लोगों ने x माइनस का जो कंसंट्रेशन है उसे हम लोगों ने m प्लस के टर्म में लिख दिया, और m प्लस ही सॉलिडिटी है। तो अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये देखिए कि m प्लस यहाँ भी है, m प्लस यहाँ भी है, तो m प्लस का होल स्क्वायर हो गया, और इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये इस साइड में भेज दिया है। ठीक है, इस साइड में इधर भेज दिया, तो इसके बेस पर ये m प्लस ही क्या है, m प्लस ही तो सॉलिडिटी है, तो हमें यही तो निकालना है, तो यही तो क्या है, s का होल स्क्वायर है, m प्लस कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इज नथिंग बट s स्क्वायर है, और इसी का अगर आप स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो यही क्या हो जाएगा, ये आपका सॉलिडिटी का एक्सप्रेशन आ गया, और यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। तो ये अल्टरनेट एक्सप्रेशन था, जो जस्ट आप सेम एक्सप्रेशन है जस्ट हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि ये डेरिवेशन आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम लोग रेडी हैं कि इस एक्सप्रेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जेईई एडवांस 2023 का पेपर 1 का जो क्वेश्चन था, इसमें क्या है कि हम लोग सेम फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऑन डिक्रीजिंग द pH फ्रॉम 7 to 2 द सॉलिडिटी ऑफ ए स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट MX वीक एसिड HX increased from 10⁻⁴ मोल पर लीटर to 10⁻³ मोल पर लीटर। तो यहाँ पर जब आपका pH 7 था मतलब H प्लस का कितना था, 10⁻⁷ मोलर है, क्योंकि pH 7 होगा मतलब H प्लस कितना होगा, 10⁻⁷ मोलर होगा। तो उस पॉइंट पर सॉलिडिटी कितना है, उस पॉइंट पर सॉलिडिटी 10⁻⁴ है। जब आपका pH 2 था मतलब H प्लस कितना होगा, H प्लस कितना होगा, 10⁻² मोलर होगा, इसी से pH 2 आएगा, तो इसके बेस पर ये सॉलिडिटी कितना है, 10⁻³ मोलर है। तो दो जगह का pH दिया हुआ है, मतलब दो जगह का H प्लस कंसंट्रेशन आपको पता है और दो जगह की सॉलिडिटी पता है। तो आपको H प्लस कंसंट्रेशन पता है और सॉलिडिटी पता है, तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर P K निकालना है, आपको K निकालना है।
तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप यूज कर दें, एक्सप्रेशन को यूज कर दें, तो इस सॉलिडिटी का वैल्यू मैं यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर दूँ और H प्लस का कंजन भी मैं यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर दूँ, H प्लस का कंजन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें और यहाँ पर सॉलिडिटी और H प्लस कंजन को सब्स्टिट्यूट किए। तो इसकी वजह से हमें क्या मिल गया ना कि हमें दो इक्वेशन मिल गया और हमें निकालना क्या है, अननोन हमें पी के निकालना है, मतलब हमें के निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1/2 कर दें। हम लोग चाहते हैं के एस पी हमारा कैंसिल हो जाए, के एस पी कैंसिल हो जाए, तो इक्वेशन 1/2 कर देंगे, इक्वेशन 1/2 करेंगे। तो जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये डिवीजन करने पर ये वाला आपका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए और इसका भी एलसीएम ले लीजिए और के से के का जो टर्म है डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट था तो ये स्क्वायर रूट आपका इधर ही खत्म हो गया। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो ये 10⁻2 इंटू के, 10⁻2 इंटू के और 10⁻2 इंटू 10⁻2, ये 10⁻4 हो गया और ये 1 जो के से मल्टीप्लाई होगा तो के इंटू 10⁻7 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर के टर्म को सेपरेट कर लीजिए। तो के का टर्म यहाँ है, के का टर्म यहाँ है, तो इसको आप, ये स्मॉल है तो इसको राइट साइड ले जाइए, तो ये माइनस में आ गया और ये वाला टर्म ये 10⁻7 था उसे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो 10⁻7 हो गया। और यहाँ से 10⁻4 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 10⁻3 हो गया। और यहाँ से के को कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 - 10⁻2 हो गया। तो यहाँ पर आप देख कर ही निगलेक्ट कर सकते हैं कि 1 में से आप 10⁻3 माइनस कर रहे हैं, मतलब 0.001 माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पर 1 में से आप 0.01 माइनस कर रहे हैं, उसका 100 टाइम्स कम माइनस कर रहे हैं। तो इसके बेस पर आप कह सकते हैं कि 1 में से 0.001 माइनस कर रहे हैं तो ये 0.999 होगा और ये 1 में से यहाँ पर आप 0.01 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर ये 0.99 होगा। लेकिन इन दोनों ही एक्सप्रेशन को आप कह सकते हैं ना कि दोनों ही अप्रॉक्सिमेटली 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर अगर आप इन दोनों को 1 मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10⁻4 = के हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोगों ने के को फाइंड कर लिया। तो जैसे ही हम लोग के को फाइंड कर लिए तो हम लोग क्या करेंगे, पी के क्या होगा, पी के क्या होगा, माइनस लॉग के होता है, तो माइनस लॉग 10⁻4, 10⁻4 का 10⁻4 ये पहले आ जाएगा और इसके बेस पर पी के क्या आ जाएगा, पी के 4 हो जाएगा और यही हमारा ये आंसर हो गया। तो इस बेसिस पर ये जो हमारा पी के कितना आ गया, ये 4 आ गया। इसके बेस पर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही आंसर हो गया, ठीक है। और इसके बेस पर हम लोगों ने इस JEE एडवांस 2023 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग JEE एडवांस 2018 के क्वेश्चन को देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पर सॉलिडिटी ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, तो इसमें ये कटायन है और ये अनायन है। इसका pH जब 3 था तो इसकी सॉलिडिटी का वैल्यू लिखा हुआ है, इसकी सॉलिडिटी का वैल्यू लिखा हुआ है, तो आपसे y पूछा गया है और आपको क्या दिया हुआ है, ये जो सॉल्ट है ये भी है, सॉल्ट जो ये भी है उसका KSP दिया हुआ है। यहाँ सॉल्ट AB लिखा हुआ है ना कि MX लिखा हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पर इसकी KSP वैल्यू दी हुई है और इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HB दिया हुआ है। तो ये जो B- है ना, यहाँ पर B- है तो उसका कंजुगेट एसिड, P- का कंजुगेट एसिड क्या है, HB है, उसका K दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्ट फार्मूला में फिट बैठ रहा है। तो इसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए सेम फार्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि pH 3 पर H+ का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻3 मोलर है और सॉलिडिटी का वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉलिडिटी निकालना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम सॉलिडिटी H निकाल लेंगे तो यही हमारा क्वेश्चन समझ जाएगा। तो KSP का जो वैल्यू दिया हुआ था, KSP का वैल्यू 2 × 10⁻10 मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर 1 + H+ का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻3 मोलर है और K का वैल्यू कितना है, ये 1 × 10⁻8 है, 1 × 10⁻8 मतलब 10⁻8 है। तो इसी को अगर हम लोग ये सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻8 है, जो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10+8 हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा 10⁻5 बचेगा और ये 1 + 10⁻5 मतलब 10⁻5 ही होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻10 यहाँ है और 10⁻5 यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा। और इसी को आपको किस टर्म में लिखना है, y × 10⁻3 के टर्म में लिखना है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 20 × 10⁻6 लिख सकते हैं। इसे 10 टाइम्स मैंने बढ़ा दिया है और इसे 10 टाइम्स मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर इसका अगर आप स्क्वायर रूट लें तो आप क्या लिखेंगे, 20 का स्क्वायर रूट × 10⁻3। 20 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4.47 होता है। और ये जो y का जो सॉलिडिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन क्या है, वो y × 10⁻3 है। तो इसके बेसिस पर जो y का जो वैल्यू है वो कितना मैच हो रहा है, y का वैल्यू
4.47 मैच हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग ऑफिशियल आंसर की देखें तो ऑफिशियल आंसर की में IIT कानपुर ने 4.47 ये तो आंसर दिया ही है, और साथ में बोला कि इस रेंज का कोई भी आंसर मतलब 4.30 से लेकर 4.60 के बीच का कोई भी आंसर यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये जो हमारा लास्ट जेईई मेन का क्वेश्चन है, तो इस पे में क्या दिया हुआ है, सॉलिडिटी ऑफ AgCN इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इतना, तो pH दिया हुआ है तो सॉलिडिटी का वैल्यू हमें पूछा गया है। तो और यहाँ पर KSP ऑफ AgCN दिया हुआ है और K ऑफ HCN जो यहाँ पर कंजुगेट एसिड ऑफ अनायन जो है वो दिया हुआ है। और यहाँ एक और चीज लिखा हुआ है नो साइनो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म। तो यहाँ पर एक्चुअली ये सिल्वर का AgCN प्लस CN माइनस अगर आप करेंगे ना तो ये डाइसाइनो कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको नहीं बनाना है। ठीक है, नहीं बनाना है, ये क्वेश्चन जान इंटेंशनली लिखा हुआ है। अगर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट का भी डाटा होना चाहिए था, इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन कांस्टेंट का, जो यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें वो सब कुछ कंसिडर नहीं करना है। तो हमारे ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर सॉलिडिटी हमें निकालना है, सॉलिडिटी ऑफ AgCN निकालना है। तो यहाँ पर सॉलिडिटी कितना बोला गया है, सॉलिडिटी को x बोला गया है, तो सॉलिडिटी को मैंने x लिख दिया है, सॉलिडिटी को x लिख दिया। KSP का वैल्यू 2.2 × 10⁻16 है और ये वैल्यू 6.2 × 10⁻10 है, और pH कितना था, pH 3 था, तो इस पर कितना हो जाएगा, 10⁻3 मोलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हमें सॉल्व करना है। 10⁻3 और ये 10⁻10 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻+10 हो जाएगा, तो 10⁻3 प्लस 10⁻+10, तो 10⁻+7 बचेगा, और ये 1/6.2 तो है ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10⁻7 तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, 10⁻7 मतलब 1 करोड़, और ये 1 है जस्ट, है ना। तो इस पार्ट को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस पार्ट को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस पार्ट को नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये वाला हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा। और इसी को अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो 10⁻+7 और 10⁻−16, ये क्या हो जाएगा, 10⁻−9 बचेगा, ये 6.2 से यहाँ पर डिवीजन है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2.2 × 10⁻9 को हम लोग 22 × 10⁻10 लिख सकते हैं। इसको 10 टाइम बढ़ा दिए, इसको 10 टाइम्स कम कर दिए, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, और 22/6.2 वो कितना होगा, 3.55 आएगा, और 10⁻10 है, तो इसी का हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पर ये 1.88 × 10⁻5 आएगा, ये 10⁻5, और ये 1.88 को आप ऑप्शन कितना लिख सकते हैं, 1.9 लिख सकते हैं। आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में दिया गया ऑप्शन नंबर डी से मैच हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने ये जेईई एडवांस 2018, 2023 और 2021 तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और तीनों को तीनों में हमारा एक ही फॉर्मूला का यूज हुआ था। ठीक है, और ये हमारा NCERT का ही पार्ट था जिसे हम लोगों ने समझ लिया है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा जो पिछले केस में स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था वो क्या था, उसमें मोनोवैलेंट मेटल कटायन था और मोनोवैलेंट मेटल अनायन था। लेकिन अगर आपको डाईवैलेंट दे दिया गया तो डाईवैलेंट में क्या होगा कि ये जो डाईवैलेंट कटायन अनायन है ना, +2 और -2, तो ये आपको डाईवैलेंट कटायन और डाईवैलेंट अनायन में ब्रेक होगा। लेकिन ये जो क्या है ना, ये डाई बेसिक है, ये 2 H+ आयन ले सकता है, तो इसका आपको 2 बार इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार इक्विलिब्रियम लिखना होगा, और इसका आप इन्वर्ट इक्विलिब्रियम देखिएगा तो इसका ये सेकेंड प्रोटॉन लूज कर रहा है। H2X जो है, ये K2 किसका है, ये H2X का है, तो H2X यहाँ पर सेकेंड प्रोटॉन लूज कर रहा है, तो उसी को इन्वर्ट में लिखा हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। अगर ये फर्दर H+ गेन कर ले तो ये H2X का फर्स्ट प्रोटॉन लूज करने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रिवर्स में लिखा गया है वो 1/K जो है, वो आप इसे ऐसा लिखेंगे। तो इसको, इन दो इक्वेशन को कंबाइन करके, इन दो इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दें, इन दो इक्वेशन को फर्दर ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा, और ये हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और यहाँ पर मटेरियल बैलेंस को अगर आप अप्लाई करें तो यहाँ पर मटेरियल बैलेंस में क्या होगा, ये M+ जितना बना होगा उतना ही क्या बना होगा, X- बना होगा। लेकिन उसी X- का H2- का पार्ट, कुछ पार्ट H में कन्वर्ट हो गया, कुछ पार्ट H2X में, तो ये दोनों पार्ट को अगर आप H पार्ट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ऐसे यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें और H2X को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें, तो उसके बेस पर ये जो आप एक्सप्रेशन लिखेंगे और इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर X2- को अगर आप यहाँ से निकाल लें, तो इस X2- को आप यहाँ से निकालने के बाद इस इक्वेशन में यहाँ पर KSP के इक्वेशन में यहाँ पर X2- को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। X2- को, ये जो X2- का जो पार्ट आया ना, वो आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला X2- यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डेरिवेशन है मटेरियल बैलेंस के बेसिस पर, ये आप डाई वैलेंट में भी यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपका रिवाइज्ड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, m+2 का होल स्क्वायर, जो कि यही पार्ट क्या है, ये पार्ट AC है ना, ये तो S है और ये भी S बना होगा, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट लूज हो गया, ठीक है, लूज हो गया। तो ये AC आपका सॉल्यूटी है। तो m+2 आयन का जो कंसंट्रेशन है यही सॉल्यूटी है। तो इसी को अगर आप सॉल्यूटी लिख दें तो यहाँ आपका रिवाइज्ड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फॉर डाइवैलेंट कैटायन एंड एनायन। यहाँ पर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में क्या हो जाएगा, आपका डाइवैलेंट एनायन होगा, मतलब डाइफोटिक एसिड का कंजुगेट बेस होगा, तब ये आपका रिवाइज्ड एक्सप्रेशन होगा। लेकिन ये फर्दर आपका टफ हो जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ये जस्ट मैंने आपको ये एक्सप्रेशन फॉर रेफरेंस के लिए दे रखा है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।